हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार अपन राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर भी हमने लैब असिस्टेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से हमारे ही यूट्यूब चैनल पर प्रिपरेशन करवाई थी और उसमें आपने देखा होगा कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उन विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए वीडियोस और हमारे टेलीग्राम चैनल पर उनके द्वारा ही भेजे गए स्टेटस वगैरह जो है वो पड़े हैं, तो आप प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई विद्यार्थियों को लग सकता है कि लैब असिस्टेंट में जो है जनरल साइंस वगैरह आती होगी और वो कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि लैब असिस्टेंट के सिलेबस में जनरल साइंस नहीं आने वाली है। इस बात को आपके अपने अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हमारे द्वारा निःशुल्क, सबसे बड़ी बात यह है कि हम फ्री ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हमारा कोई ऐप वगैरह कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ये नहीं सोचें कि हमारे प्रवीण सर जो है हमें कोई टेस्ट सीरीज या हमें कोई ऐप अवेलेबल करवाएंगे, नहीं। यूट्यूब पर ही सभी क्लासेस अवेलेबल रहेगी और पिछले साल की क्लासेस भी आप देख सकते हो और इस साल की जो नई अपडेटेड क्लासेस है वो आज से फिजिक्स की मेरे द्वारा स्टार्ट की जा रही है। तो अब बात करते हैं अपने सबसे पहले फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट मेंशन हैं और हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। सबसे पहले फिजिक्स के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे पास में 11th और 12th दो क्लासें होती है हमारे, ठीक है, 11th एंड 12th। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सिलेबस के अंदर 4 टॉपिक तो आपके 11th के हैं और 6 टॉपिक आपके 12th के हैं, ठीक है। अब 4 टॉपिक जो 11th के हैं वो कौन से हैं, तो देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक आपके दे रखा है रिजिड बॉडी से संबंधित, यानी कि दृढ़ पिंड गतिकी के बारे में पढ़ना है। और इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आप पढ़ने वाले हो बल आघूर्ण के बारे में, कोणीय संवेग और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, और जो सरल ज्यामितियाँ होती है जैसे रिंग है, आपकी जो रॉड होती है, आपका स्पेयर होता है, आपका आयत होता है, आपका क्यूब है, इन सभी का आप जड़त्व आघूर्ण निकालना सीखोगे, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो आप निकालना सीखने वाले हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो टॉपिक आपको दे रखे हैं आप उन्हीं टॉपिक को तैयार करें सबसे पहले तो, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी दिखाने वाला हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको वही चीज़ें पूछी गई जो आपके सिलेबस में दे रखी है। तो आपको आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं जाना है, क्योंकि कई बुक ऐसी मार्केट में अवेलेबल है जिसके अंदर आप जो देखोगे तो जो सिलेबस में टॉपिक नहीं दे रखे वो भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो काम का नहीं है। मैं आपको ये समझा देता हूँ यहीं पर, देखिएगा। तो अब आपको फर्स्ट टॉपिक दृढ़ पिंड गतिकी पढ़ना है, दूसरा है ऊष्मा गतिकी। तो ऊष्मा गतिकी के अंदर आपको प्रथम नियम, द्वितीय नियम और ऊष्मा इंजन का बारे में पढ़ना है, यानी कि जो हीट इंजन होता है उसके बारे में, और आपको आपके रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में ऑक्सीलेशन यानी कि दोलन के बारे में आपको पढ़ना है। दोलन के अंदर सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एसएचएम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और इसके जो उदाहरण हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फॉर्क वाला उदाहरण आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है अनुनाद के बारे में आप इसके अंदर पढ़ोगे, रेजोनेंस के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है दोलन से ही संबंधित एक टॉपिक है वेव यानी कि तरंग। तो तरंग के बारे में पढ़ना है और इसमें आपको पढ़ना है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है, यानी कि जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है। और ये कि ये चीज़ आपके जो है आगे 12th का एक पोर्शन आएगा उसमें भी काम आएगी, तो आपको ये बहुत अच्छे से सीख लेनी है। और डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, डॉपलर इफेक्ट आपने देखा होगा कि जो ट्रेन की आवाज़ होती है, जो सीटी होती है, वो हमें सुनाई देती है, लेकिन जैसे 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 ट्रेन हमसे दूर जाती है या हमारे पास आती है तो वो आवाज़ दूर जा रही है तो कम होती जाएगी और पास आ रही है तो तेज होती जाती है। ये जो इफेक्ट होता है, इसी इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। और इस डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, 16 में भी आया, 18 में भी आया, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि जो अभी रिसेंटली 2022 में पेपर हुआ उसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। चलिए
इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, अब ये जो पोर्शन है आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर पर दे रखा है, ये आपका 12th का पोर्शन है, 12th का पोर्शन है। और इसमें पहला है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर बेसिकली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते ये चीज़ें हैं कि जो आवेश होता है वो जब स्थिर अवस्था में है यानी रुका हुआ है, जब उसके पास कोई वेग नहीं है, वो चल फिर नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तब उसकी वजह से जो बल लगेगा, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जिसमें कि आप कूलम का नियम पढ़ोगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ोगे, और फिर विद्युत क्षेत्र और गाउस का नियम आपको पढ़ना है। जो गाउस का नियम है वो विद्युत अभिवाह कहते हैं, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उससे संबंधित है। और इसके अनुप्रयोग यानी कि जो गॉस लॉ आप पढ़ोगे उसके जो उपयोग हैं वो आपको सीखने हैं, क्योंकि गॉस लॉ तो बहुत छोटा सा है। गॉस लॉ तो केवल इतना कहता है कि फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q/ε0। लेकिन आपका ये गॉस लॉ बहुत सारी जो कठिन चीज़ें हैं, जो आपके फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, उनको बहुत छोटा बना देता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। गॉस लॉ से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आया है। मैं भी आपको दिखाने वाला हूं कि कितने सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। फिर है आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यानी विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के अंदर क्या हो जाएगा, करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो करंट के चलने से ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश जो होता है, उसके चलने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो उस विद्युत धारा के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आपको क्रिचॉफ्स के 2 नियम पढ़ने हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में यानी जो व्हीटस्टोन सेतु था उसके बारे में पढ़ना है, और मीटर सेतु के बारे में, और विभव मापी के बारे में, आप पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ोगे इसके अंदर। तो इसमें आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक्स, जो कि प्रकाशिकी इससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित चीज़ें हैं, जिसमें आपको पढ़ना है माइक्रोस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या है यानी व्यतिकरण क्या है, और डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, और पोलराइजेशन ध्रुवण, और पोलरीमीटर यानी ध्रुवण मापी जो होता है, जिसमें आपका मॉल्स का नियम वगैरह भी आ जाएंगे। इन सभी को आपको प्रकाशिकी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपको यहां पर प्रकाश के बारे में पढ़ना है, तो आपको जो दे रखा है जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण मापी, तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। आप यहाँ पर जो है प्रकाशिकी के अंदर कई लोग जो है पढ़ने लग जाते हैं जो इसका वेव नेचर होता है उसके बारे में भी। कोई लोग उसके जो है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज विराज सब कुछ पढ़ लेते हैं। अरे वो चीज़ नहीं है आपके सिलेबस में, तो क्यों पढ़नी है? समझ में आ गई बात। ये चीज़ों को जरूर समझे। वैकेंसी अभी टाइम है आपके पास, इसलिए मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप जो चीज़ें पढ़नी है उसको पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज क्या होगा, अभी जैसे ही बोला जाता है कि 11th 12th का आता है तो वो 11th का पहला चैप्टर लेकर के पढ़ना स्टार्ट हो गए थे। अरे भाई वो चीज़ पूछ ही नहीं रहा आपसे कोई, इस बात को तो समझो कम से कम। फिर देखिए परमाणु यानी एटम के अंदर, और इसमें केवल आपको क्या पढ़ना है, बोहर मॉडल पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बोहर मॉडल के अंदर जो त्रिज्या का है, इनकी ऊर्जा का है, इनके जो घनत्व का है, उनके जो सूत्र दे रखे हैं वो सीधे सीधे याद रखने हैं कि किस कक्षा में कौन सा होता है, किस कक्षा में कौन सा होता है। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, जो बामर वामर सीरीज है, लाइमन सीरीज है, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद में न्यूक्लियाई यानी कि नाभिक, तो नाभिक द्रव्यमान शक्ति क्या होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, और नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में आपके मॉडर्न फिजिक्स का भाग आ जाता है। मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक जो भौतिकी है उसके बारे में, जिसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पढ़नी है। सेमीकंडक्टर के बारे में आप बेसिकली पढ़ते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, लॉजिक गेट जो अलग अलग है, नंद है, नॉट है, नॉर है, एक्सॉर है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। मेनली 5 होते हैं, एक अभी नया एक्सॉर और है, तो लगभग आपको 6 गेट के बारे में पढ़ना होता है, और जिनसे क्वेश्चन आया है कई बार। फिर डायोड दिष्टकारी के रूप में आप जीनर डायोड वगैरह, इनको भी आपको पढ़ना है, यानी डायोड को आप रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज करोगे वो पूरा पढ़ना है, और जीनर डायोड के बारे में भी आपको पढ़ना है। जीनर डायोड के अंदर भंजन आवेश वगैरह क्या होता है, भंजन जो क्या होता है, कब होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। ज़्यादा इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
मैं आपको बता दूं, जो आपको अभी सिलेबस बताया है तो आपने उसमें देखा होगा कि 10 टॉपिक है केवल फिजिक्स के। कितने? 10 टॉपिक। अगर आप ये मान के चले, मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसी लगभग जुलाई के आसपास आएगी, है ना। तो अगर जुलाई के आसपास भी आती है तो अभी भी अपने पास में लगभग 5 महीने हैं, ठीक है। 5 नहीं तो आप 4 महीने तो मान के चलो कंफर्म है। अरे यार, तो 4 महीने में से अगर 15 दिन में केवल एक टॉपिक, जबकि ये मैं बता दूं आपको, ये पूरा 10 दिन का जो आपकी सिलेबस दे रखा है, ये जो 10 टॉपिक है ये 15 दिन के ही हैं केवल। लेकिन फिर भी आप 15 दिन में अगर एक टॉपिक भी पूरा कर लो, कितने? 15 दिन में एक टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स ही आपको लैब असिस्टेंट के अंदर आपको अगर सिलेक्शन लेना है या सिलेक्शन से बाहर जाना है, वो फिजिक्स ही डिसाइड करेगी। क्योंकि बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी पहले से बच्चा रट सकता है, पढ़ करके रटी जा सकती है। केमिस्ट्री के अंदर जो है थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा है तो उसको रट करके तैयार किया जा सकता है और क्वेश्चन किए जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो फिजिक्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा आप समझ जाओगे कि यहाँ पर रटन विद्या से तो काम चलेगा नहीं, यानी कि हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर 15 दिन में भी एक टॉपिक, केवल 15 दिन में एक टॉपिक भी तैयार करोगे, क्वेश्चन ज़्यादा करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका बहुत अच्छा बेसिक तैयार हो जाएगा। आप बहुत अच्छे लेवल पर फिजिक्स के अंदर जो आपके 35 से लेकर 36 क्वेश्चन तक आते हैं वो बहुत अच्छे तैयार किए जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? और 35-36 क्वेश्चन में से अगर आपने केवल जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वही अटेम्प्ट कर ली, मैं इन्हीं क्लासों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने पिछली साल करवाई थी अवेलेबल, वो बच्चों ने देखी है और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो इस बार भी होगा, ये बात तो फिक्स है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि सर आप पर कैसे विश्वास करें। अरे भाई, विश्वास नहीं करोगे तो फिर आप जो है पिछले साल की क्लासें देख लो, हमारे यूट्यूब पर अभी भी अवेलेबल है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि क्वालिटी किस टाइप की थी और कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कि अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़नी है, नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपको जो क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही है उनके डेली नोट्स बना लेने हैं। जिस विद्यार्थी ने नोट्स बना लिए उसकी लाइफ सेट है, ये मान के चलो, और इस बार लैब असिस्टेंट में उसका सिलेक्शन निश्चित है, ये मैं आपको कंफर्म कह दूं, और वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। बस आपको डेली क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और जो क्वेश्चन मैं करवाऊं उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको वापस करनी है, और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूं वो आपको करने हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको जो सबसे पहले टॉपिक करवाने वाला हूं वो अपना रहेगा स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं आपको दिखा देता हूं आज की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंदर आपके टॉपिक है कूलम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गॉस का नियम, उसके और अनुप्रयोगों के बारे में, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन जो है जो सिलेबस में मेंशन है बस उसी से पूछे जा रहे हैं, तो हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन ये देखिए, ये अभी के पेपर के हैं 2022 में जो हुए हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। गाउस नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है। क्या अभी जस्ट मैंने गॉस का नियम तो बताया था, क्या बताया था कि विद्युत फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होता है, Q/ε0 के। बताओ ये ऑप्शन हो गया कि नहीं सही है? ये क्वेश्चन था, ये 2022 का क्वेश्चन था। 2022 लैब असिस्टेंट का जो अभी पेपर हुआ उसका अभी फाइनल रिजल्ट भी आना है, उसका ये क्वेश्चन था और ये चीजें मैंने करवाई थी। नेक्स्ट देखो, दो समान परिणाम के आवेश r दूरी पर है, एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। ठीक है, यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए और दूरी को दुगना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य नया बल कितना होगा। मैं आपको बता दूं इसके अंदर देखिएगा क्या होगा। अगर दो आवेश समान है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, Q1 Q2/r² होता है, और यहां पर हो जाएगा ये r², ये आ गया। अब दूसरी बार क्या बोला, आवेशों को आधा कर दिया। आवेश को आधा कर दिया यानी Q/2 कर दिया, है ना। तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, ये हो जाएगा अल्टीमेटली KQ² / 4, और r को भी आधा कर दिया यानी r/2 कर दिया, तो ये तो r² और इसका 4 ऊपर चला जाएगा। अब ये 4 से 4 तो कट ही जाएगा, तो अपने पास में देखिए, अच्छा दूरी को दुगना करना है, सॉरी आधा नहीं करना, ये यहाँ गड़बड़ कर दी, दूरी को दुगना करना है। तो
ये 4 तो आएगा ही आएगा, नीचे इसका 4 और दुगना कर दिया यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा, एफ है अगर ये के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो ये 16, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। बताओ, ये लैब स्टैंड 2022 का पेपर है। नेक्स्ट है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य यदि Q आवेश रखा जाए तो तीन आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में कब होगा। संतुलित अवस्था में तब होगा जब तीनों के ऊपर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, ये बड़ा है थोड़ा सा इसलिए मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, आगे कर लेंगे जब अपन ये चैप्टर को पढ़ लेंगे उसके बाद आप इस सभी क्वेश्चन कर पाओगे। फिर ये देखो वापस से एक जो है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब मान के चलो गॉस लॉ का क्वेश्चन है। फिर ये देखिए बल के ऊपर वापस से क्वेश्चन आ गया। फिर ये आपका गॉस नियम से संबंधित है कि कौन सा कथन सत्य है, कुल परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। परिबद्ध आवेश की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करता है, नहीं। माध्यम पर निर्भर, नहीं। अरे वैसे भी एक ऑप्शन ठीक था तो वो वैसे ही हो गया था। ठीक है, चलो ये देखो फिर एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये जो आपके 2018 का पेपर है, ठीक है, 2018 में अभी तक जो ये देखो कितने क्वेश्चन आ गए, 4 और 3 7। 2022 के अंदर केवल स्थिर वैद्युतिकी या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक दे रखा है जिसके अंदर तीन ही चीज दे रखी है। कौन कौन सी, कूलम्ब का नियम और गॉस नियम और गॉस नियम के अनुप्रयोग और विद्युत क्षेत्र। इससे आपके 7 क्वेश्चन आए थे 2022 के पेपर में। समझ में आ गई बात, मतलब 3-3 क्वेश्चन, क्योंकि 2 पारी में था तो 3-3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। अभी देखो 2018 में ये एक क्वेश्चन आ गया था, देखो क्या पूछा है, घन क्यू में परिबद्ध है तो उसके फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो टोटल अगर क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट है तो 6 फलक होती है, तो एक फलक से हो जाएगा 6 क्यू ओपन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो फिर ये देखिए वापस 2018 का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको पीछे भी दिखा दिया मैंने, ये भी 18 का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन 18 में भी आए थे, 3 क्वेश्चन 22 के दोनों पेपर में आए हैं, और 16 में भी देखो आया था। ये देखो 1, ये 2, ये 3 और एक क्वेश्चन और था, सॉरी हाँ बस 3 ही। ठीक है, तो 16 में भी 3 क्वेश्चन थे, 2016 में भी 3 क्वेश्चन, 2018 में भी 3 क्वेश्चन, 2022 में भी जो 2 पारियां हुई दोनों ही पारियों में मिलाकर 7 क्वेश्चन, यानी 3-3 क्वेश्चन थे, एक में 4 आ गए थे लगभग। इसका मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। किससे, स्थिर वैद्युतिकी यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है हमारा, जिसके अंदर केवल हमें 4 चीजें पढ़नी है। कूलम्ब का नियम पढ़ना है जो कि होता है के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, फिर विद्युत क्षेत्र जो होता है के Q अपन आर स्क्वायर, और आपका फिर पढ़ना है गॉस का नियम जो कहता है कि किसी भी परिबद्ध जो पूरा अपना क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर अगर चार्ज Q है तो उससे फ्लक्स हो जाएगा Q अपन एप्सिलॉन नॉट। ये है, और उसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। बताओ, ये 4 चीजें पढ़ लेते हो तो आपके 3 क्वेश्चन यानी कि 3 दूनी 6 नंबर फिक्स हो जाते हैं। कितने, फिजिक्स के अंदर 6 नंबर फिक्स हो जाते हैं। और आपको बता दूं, एक कूलम्ब नियम से आना ही आना है क्वेश्चन है, एक गॉस नियम से आना ही आना है, एक विद्युत क्षेत्र का आएगा। तीनों के एक क्वेश्चन आने वाला है। समझ में आ गई बात। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिए हैं कि हर बार क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल कह रहा हूं कि आते हैं, नहीं आए हैं, देखा आपने क्वेश्चन। ठीक है, और सभी आसान क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कूलम्ब बल का वैल्यू बताना है केवल, किसके किस में बीच में है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर ये दूरी है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कितना कूलम्ब बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर ही आवेश सेम होता है, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन में उसके बीच की जो दूरी है उसका डिवाइड कर दो, आंसर बोलो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। ये देखो, एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स अगर इतना है और उसी पृष्ठ से बाहर आने वाला फ्लक्स इतना है तो अंदर आवेश की मात्रा कितनी है, ये लो, ये और पूछ लिया। यानी कि आपको सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टॉपिक दे रखा है उसी से। तो स्थिर वैद्युतिकी से हमारे 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और उसमें क्या पढ़ना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको क्या करना है कि अगर आप चाहो तो NCERT की जो बुक है उसमें से आप पढ़ करके थोड़ा सा अपना जो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अब अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर मैं पूरा प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनवाऊंगा, फिर अपन थ्योरी पूरी करेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में जो ये अपने 3-3-3 लगभग 9
और एक 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो पहले करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन के बेस पर मैं आप लोगों को और भी नए क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरी बात, आपने ये देख लिया कि सभी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो हमें फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल यानी कि जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनके ऊपर पूरा फोकस करना है। समझ में आ गई बात? तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? ये आज का इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है लैब असिस्टेंट की फिजिक्स से। अब आपको जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स। धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। पिछली 2 भर्तियों में जिस प्रकार से आपने अपना प्यार दिखाया है उसे बढ़ चढ़ करके इस भर्ती में अपना प्यार दिखाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।